प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल DC क्विज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मौर्य वंश और उसके बाद में हमने पढ़ा गुप्त वंश। अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है RBSE क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था इस वंश का प्रारंभ हुआ। देखो इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। और कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? थानेश्वर यानी वर्तमान हरियाणा, कुरुक्षेत्र जिला और वर्तमान हरियाणा से क्या माना जाता है? वर्धन वंश की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, किसने की थी शुरुआत? पुष्यभूति ने की थी। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक संसाक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। तो किसका वध कर दिया गया? राज्यवर्धन। देखो राज्यवर्धन को वध किसने किया था? तो गौड़ शासक था कौन? संसाक ने किया था। कब किया था? 606 ईस्वी में। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया था। तो अगला शासक कौन बनता है इसमें? हर्षवर्धन। किसका छोटा भाई है? ये राज्यवर्धन का छोटा भाई है। वह निसंतान था। वह उसकी मृत्यु के बाद ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर सिंहासन पर बैठा राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ यानी वर्तमान बंगाल के राजा संसाक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था। उसकी छोटी बहन राजश्री ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। हर्ष ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके संसाक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पीछे खदेड़ा। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कनौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। कनौज कहां पर है वर्तमान में? तो कनौज की बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है कनौज। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। ठीक है, तो चलिए अपने पीछे क्या क्या पढ़ा ये एक बार रिवाइज करते हैं। देखो गुप्त वंश के बाद नए छोटे छोटे नए वंशों की स्थापना हुई थी। उनमें से एक था पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा में स्थित है वर्तमान में। ठीक है, आगे हमने ये पढ़ा कि प्रभाकर वर्धन है इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भटारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। कौन कौन? राज्यवर्धन, ठीक है, और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह कनौज के मोकरी राजा ग्रहवर्मा के साथ कर दिया गया। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। ये चीजें एक्स्ट्रा है अपने बुक से, वो आपको बता रहा हूं। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश संसाक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अभी तक अपने ये पढ़ा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। प्रयाग कहां पर है वर्तमान? यूपी में।
ठीक है, तो कौन करता था? देखो हर्ष है, इसने लास्ट अंत में बौद्ध धर्म भी अपना लिया था और प्रयाग जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में वहां पर जाकर दान और स्नान भी करता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। देखो हर्ष के जो छठा महोत्सव था प्रयाग में, उसमें चीनी यात्री कौन प्रेजेंट हुआ था? ह्वेनसांग। तो ये अपने को याद रखना है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। तो ये अभी नोट कर लो आप, हर्षवर्धन द्वारा नाटक रचना। तो लिखो उसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने वाण भट्ट यानी कादम्बरी व हर्षचरित के लेखक मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री ह्वेनसांग को आश्रय प्रदान किया था। यानी ये इसके दरबार में रहते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी किसके दरबार में रहता था? हर्ष के दरबार में रहता था। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। ये मैप में मैंने आपको दिखाया है हर्षवर्धन का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था। देखो वल्लभी वर्तमान गुजरात से लेकर और यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र हो गया, कन्नौज हो गया बिहार, यूपी में, ठीक है। ऐसा इनका इतना बहुत बड़ा क्षेत्र था हर्ष का। जो पूर्वी राजस्थान है वह भी इसमें आता था, दिल्ली का क्षेत्र भी आता था। तो हर्षवर्धन का ये साम्राज्य था, ठीक है। और दक्षिण में कौन कौन से थे? देखो पल्लव वंश थे, चोल वंश थे और चालुक्य वंश थे। दक्षिण में ये वंश थे, ठीक है। अभी मैं आपको अशोक का, हर्ष का चित्र भी दिखाऊंगा। ये देखो सम्राट हर्षवर्धन है ये, जो अपनी आरबीएसई बुक में दिखाएंगे। इन टॉपिक्स के अपने जो मैंने अभी पिछले 3 टॉपिक करवाए हैं, इनसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं अपने को, जो डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। महाभारत बौद्ध साहित्य एवं चाणक्य के अर्थशास्त्र से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, इसको आपको याद रखना है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया, ठीक है, क्योंकि धम्म को अपना लिया था अशोक ने। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त उसके अभिलेख अरमाइक से निष्पन्न खरोष्टी लिपि में है। देखो अधिकांश किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। और पश्चिम उत्तर में मिले हैं, यानी पाकिस्तान के इलाके में जो मिले हैं उन वो कौन सी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। ये आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये नोट करना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग प्रजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र है। देखो कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से अंग है? अंग ये राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिभाषित किया। इलाहाबाद परिस्थिति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। तो कौन सी परिस्थिति है उसके अनुसार समुद्रगुप्त युद्ध नहीं हारा था? तो इलाहाबाद परिस्थिति। आर्यभट्ट, ब्रह्मीर तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। इसके राज्य की स्थापना गुजरात में हुई, अतः उसके वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। तो ये भी एक्स्ट्रा है वैसे, लेकिन आपको याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कैसे हुई थी। क्लास 12th में आपको अधिक जानकारी मिलेगी इसके बारे में। चोल शासक राजराम प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर है, जिसे वृद्धवेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चोल युग के कांस्य की शिव मूर्तियां कला की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक लेख
शकों को नष्ट करने के कारण शक्रात वंश उन्मुख कहा गया है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत कहा जाता है या माना जाता है। तो धन्यवाद।